जी तो दोस्तों, वेलकम टू प्रोजेक्ट स्टेम और मैं हूं हसीब शेख। और आज हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक है। ये हमें अपने इर्द गिर्द हर जगह नज़र तो आती है, लेकिन हम लोग को ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द है और हम इसे यूज़ भी कर रहे हैं। जी तो आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है किस बला का नाम, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये किस किस फील्ड में अप्लाई होती है और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती हैं। और आखिर में हम लोग ये देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी दुनिया को कौन कौन से थ्रेट्स हैं और कौन कौन से थ्रेट्स फेस करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम जब हम सुनते हैं तो शायद हमारे दिमाग में रोबोट्स आते हैं और वो मूवीज़ आती हैं जिसमें रोबोट्स इंसानों पे कब्ज़ा कर लेते हैं और एक जंग हो रही होती है, लेकिन असल में सच्चाई इससे थोड़ी डिफरेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ रोबोटिक्स तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं। तो आइए सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली चीज़ क्या है। दोस्तों, जैसे जैसे कंप्यूटर पावर इंक्रीज़ होती गई वैसे वैसे दुनिया में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी सामने आती गई। इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब एक मशीन या कंप्यूटर इंसान के दिमाग की तरह काम करना शुरू कर देता है तो उससे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम इंसान के दिमाग की तरह ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, और ना सिर्फ सॉल्व कर सकता है बल्कि ये ऐसी सलाहियत रखता है कि ये खुद से चीज़ें सीख के एक्शंस ले सके या डिसीजंस ले सके। दोस्तों, 1955 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ डिसिप्लिन इमर्ज हुआ, और इस डिसिप्लिन की बेसिस ये थी कि किसी तरह एक ऐसा सिस्टम, ऐसा मशीन या ऐसे कंप्यूटर बनाया जा सके जो बिल्कुल इंसान के दिमाग की तरह काम करे। अब इंसान के दिमाग को एनालाइज किया गया कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। इंसान के दिमाग के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स बोला जाता है। ये न्यूरॉन्स जो हैं एक नेटवर्क बनाते हैं आपस में, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम इंसान के दिमाग को इतनी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो क्यों ना हम इसी तरह का एक डिजिटल सिस्टम बनाएं, एक ऐसा कंप्यूटर बनाएं, एक ऐसी मशीन बनाएं जो इंसान के दिमाग के ही मॉडल को यूज़ करके, बजाय इसके कि वो सेल्स हों, वो डिजिटल सेल्स हों जिनको उन्होंने डिजिटल न्यूरॉन्स कहा, और वो इस तरह काम करें जिस तरह बिल्कुल इंसान का दिमाग काम करता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि कंप्यूटर पावर इंक्रीज़ होने से बहुत सारी नई फील्ड्स इमर्ज हुई जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। इसी तरह की एक और फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ इमर्ज हुई जिसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन सिर्फ आपको इतना बताता चलूँ कि मशीन लर्निंग एक ऐसी फील्ड है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए हम डेटा की मदद से मशीन्स को इंटेलिजेंटली काम करना सिखा सकते हैं। ना सिर्फ हम उनको सिखा सकते हैं बल्कि उनको इस काबिल बना सकते हैं कि वो डेटा को यूज़ करके खुद से ये एबिलिटी पैदा कर लें, ये सलाहियत पैदा कर लें कि वो खुद से चीज़ें सीख सकें। दोस्तों, 1997 में IBM के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर जिसका नाम डीप ब्लू था, उसने उस ज़माने के एक बहुत मशहूर और बहुत बड़े चेस प्लेयर जिसका नाम गैरी कैस्परोव था, उसको चेस के मैच में हरा के टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तहलका मचा दिया। इसी तरह 2011 में IBM के ही एक कंप्यूटर जिसका नाम वॉटसन था, उसने अमेरिकन एक बहुत बड़े क्विज़ शो में उसके चैम्पियंस को उसी क्विज़ में हरा के एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसी तरह 2016 में गूगल के एक प्रोग्राम अल्फागो ने एक प्रोफेशनल गो प्लेयर को हरा के एक नया रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एप्पल, IBM, हुवावे, सैमसंग, आप दुनिया की किसी बड़ी कंपनी का नाम लें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रही है या प्लान कर रही है यूज़ करने का। और ये कंपनीज ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही हैं बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, और ये एक रेस की शक्ल इख्तियार कर गया। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबको इस वीडियो में कवर करना मुश्किल है। तो आइए हम कुछ एप्लीकेशंस जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स में अब बहुत ज़्यादा ये चीज़ कॉमन हो गई है कि आप कुछ बोलें और वो चीज़ लिखी जाती है। इसको बोलते हैं स्पीच रिकग्निशन।
अमेज़ॉन ने ऐसा ही एक सिस्टम बनाया जिसको अलेक्सा कहते हैं, गूगल ने एक सिस्टम बनाया जिसको गूगल होम कहते हैं, और एप्पल ने अपनी सीरी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया। आप कुछ बोलते हैं, ये आपकी स्पीच को रिकग्नाइज़ करते हैं और फिर ये उस तरह का एक्शन लेते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे इमेज प्रोसेसिंग और इमेज रिकग्निशन। आप लोगों ने नोट किया होगा कि अब जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें फेशियल रिकग्निशन का एक फ़ीचर होता है जिससे आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह फेसबुक पे जब आप कोई पिक्चर पोस्ट करते हैं तो वो खुद से फेसेस, अगर उसमें बहुत सारे बंदे हैं तो वो खुद से फेसेस आइडेंटिफाई करके उनके नाम बताना शुरू कर देता है, और ना सिर्फ नाम बताता है, वो आपको ये कहता है कि आप इनको टैग कर लें। और रिसेंटली गूगल ने अपने मैप्स को अपडेट किया है, और अब अगर आप अपने कैमरा को किसी जगह पे, किसी लोकेशन पे आप मूव करें तो गूगल मैप इमेज को और उस सीन को रिकग्नाइज करके आपको लोकेशन बताना शुरू कर देता है कि आप किस लोकेशन पे हैं। दोस्तों, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। डेटा को यूज़ करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कैंसर या टीबी के पेशेंट के चेस्ट एक्सरेज बहुत सारे इकट्ठे करके एक कंप्यूटर को फीड कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जब उसको कोई और एक्सरे दिया जाता है तो वो उनको पुराने एक्सरेज के साथ मैच करके डायग्नोस कर सकता है कि इस बंदे को टीबी या कैंसर है। इसके अलावा ये 2000 में एक अमेरिकन कंपनी ने एक रोबोट बनाया जो कि सर्जरीज परफॉर्म कर सकता है, और वो आज भी वर्किंग में है, और वो FDA से अप्रूव्ड एक सर्जन है। ऑल्दो वो फुल फ्लेज सर्जरीज खुद से परफॉर्म नहीं करता, लेकिन डॉक्टर्स को असिस्ट कर सकता है, और इन सर्जिकल रोबोट्स की प्रिसिजन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा है। गूगल, एप्पल, टेस्ला और ऊबर जैसी कंपनीज बहुत तेज़ी से ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना सकें या फुली ऑटोनमस कार्स बना सकें जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत ना हो। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में सालाना 13 से 14 लाख बंदे रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, और अगर हम रिलायबल फुली ऑटोनमस कार्स बना सकें तो ये 13 से 14 लाख बंदों को बचाया जा सकता है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग और बिज़नेस में भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर हम कोई गूगल पे सर्च करें तो उस चीज़ के बारे में एड्स हमें फेसबुक पे आना शुरू हो जाती हैं या इंस्टाग्राम पे आना शुरू हो जाती हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स आपकी हैबिट्स को नोट करते हैं और फिर उसके बाद आपको वही चीज़ दिखाते हैं जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड होते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है: वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, अभी हमने जितनी भी एप्लीकेशंस की बात की ये वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टेज पे है। इस स्टेज में आप कंप्यूटर को बताते हैं कि अगर ये इनपुट मिलेगी तो उसने ये आउटपुट देनी है। एक एल्गोरिदम डिफाइन करता है उसकी वर्किंग को। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो स्टेज है जिसमें एक मशीन या कंप्यूटर का दिमाग बिल्कुल इंसान के दिमाग की तरह काम करना शुरू हो जाएगा। ऑल्दो अभी तक हमने वो स्टेज अचीव तो नहीं की, लेकिन आगे फ्यूचर में जब हम उस स्टेज पे जाएंगे तो एक कंप्यूटर और मशीन बिल्कुल वैसे काम कर सकेगी और वैसे डिसीजंस ले सकेगी जैसे एक इंसान ले सकता है। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद की जो स्टेज सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है वो थोड़ी खतरनाक है। However, 50 years is quite difficult. 50 years in the future, that's when robots could in fact become a little bit dangerous. Wow. They may begin to start to exceed the capability of the human brain in certain areas. ये वो स्टेज है जिसमें कंप्यूटर्स और मशीन्स इंसान के दिमाग से आगे निकल जाएंगी और इंसान उनके गुलाम बन जाएंगे। But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Singularity, well, that's sort of more relating to deep AI. It's something I think we should be concerned about, because that may or may not turn out well. ये तीसरी जो स्टेज है इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इवन स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। Especially last 2 years when people talk about AI, say human being will be controlled by machines. I never think about that. I think it's impossible. दोस्तों, हम तीसरी स्टेज पे जाएं या ना जाएं, लेकिन जिस स्टेज पे हम अभी हैं वो भी बहुत सारे थ्रेट्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए लेके आ रही हैं और आ सकती हैं फ्यूचर में। मिसाल के तौर पे इमेज प्रोसेसिंग को यूज़ करते हुए एक नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है जिसको बोलते हैं डीप फेक्स।
आपको याद होगा कि एक ज़माने में फ़ोटोज़ को एडिट करके किसी एक बंदे का चेहरा दूसरे बंदे के चेहरे पे लगा दिया जाता था, लेकिन वो एक बहुत क्रूड सी और बहुत सिंपल सी एडिटिंग थी। This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. डीप फेक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इमेज प्रोसेसिंग को और इमेज रिकग्निशन को यूज़ करते हुए आप ऐसे खूबसूरत तरीके से एडिट कर देते हैं चीज़ों को, मसलन वीडियो को। जिस तरह मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो के ऊपर कोई और फेस आ जाएगा और बिल्कुल आपको यही लगेगा कि मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन वो बोल कोई और रहा होगा। इस चीज़ से ऑथेंटिसिटी की बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और फ्यूचर में शायद हमें ये समझ ना आए कि कौन सी चीज़ रियल है और कौन सी फेक। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। हमारी हर हैबिट, हर मोमेंट रिकॉर्ड हो रही है, ख्वाह वो हमारे फ़ोन्स हों या हमारी स्ट्रीट्स पे बाहर कैमरास हों, वो सारी मोमेंट्स और सारा डेटा हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट का है। जैसा कि हमने सेल्फ ड्राइविंग कार्स में देखा कि ड्राइवर्स की जगह कंप्यूटर्स ले लेंगे और इंडस्ट्री में इंसानों की जगह रोबोट्स ले लेंगे और रेस्टोरेंट्स में वेटर्स की जगह भी मशीन्स ले लेंगी, तो ये एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का। वैसे तो बहुत सारी स्टडीज़ के मुताबिक जॉब्स की तादाद फ्यूचर में बढ़ेगी, लेकिन वो जो जॉब्स में इंक्रीज़ होगा, उन जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास स्किल सेट नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से एडवांस हो रही है और इंसान के लिए बहुत मुश्किल है उसके साथ कम्पीट करना। तो इंसान के जो स्किल्स हैं वो पीछे रहते जाएंगे और जॉब्स की रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएगी। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इसके अलावा खुदा ना करे कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स या ये टेक्नोलॉजी टेररिस्ट के हाथ लग जाए तो क्या दुनिया में तूफ़ान आ सकता है। जैसा कि हर टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात लेके आती है, बिल्कुल इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपने साथ बहुत सारे फ़ायदे और कुछ नुकसानात भी लेके आती है। ये चीज़ अब इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले और उसको इस्तेमाल करने वाले पे है कि वो उसका इस्तेमाल किस तरह करता है और उसको किस तरफ लेके जाता है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन की है तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलते हैं, तब तक